वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करना है, जिसमें हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में मजीद डिटेल पढ़नी है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सीरीज और पैरेलल के बारे में, जैसे कि आपको पता है, सेपरेटली भी डिस्कस किया है और उम्मीद करती हूँ आपको उस लेक्चर की समझ भी आ गई होगी। और अब इस लेक्चर के अंदर हमने इनके कॉम्बिनेशन को पढ़ना है कि अगर सीरीज और पैरेलल को कंबाइन कर दिया जाए तो उससे मजीद आगे कितने कॉम्बिनेशन वगैरह बनते हैं। इस लेक्चर में जो पहली टर्म है वो है इंडक्टेंस। हमने पढ़ना है इंडक्टेंस के बारे में। सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप लोग दोबारा पीछे जाएं, वो वीडियो देख के आए। उस वीडियो को देख के बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप बगैर सीरीज और पैरेलल को समझे आगे बढ़ जाए। ये बेवकूफ़ी नहीं है कि आपका इतना टाइम उस पर वेस्ट हुआ है समझने में, या आपने किसी से हेल्प ली है उसके बारे में समझने में, बल्कि बेवकूफ़ी और शर्म की बात ये होगी कि आपने सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़ा ही नहीं है और आपने जो है ना फिजिक्स पढ़ भी ली है फर्स्ट सेमेस्टर की। तो मैं तो कहती हूँ कि ये बेवकूफ़ी की बात होगी, क्योंकि आगे सारी की सारी फिजिक्स हमारी सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बेस डिपेंड करती है बेसिकली। यहाँ पे अब हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडक्टेंस क्या होती है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस होती है रुकावट करंट को रोकने के लिए, ये मैं कोई लगातार चौथे लेक्चर में दोबारा कह रही हूँ कि करंट को रोकने के लिए होती है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस होती है रुकावट करंट को रोकने के लिए, ये मैं कोई लगातार चौथे लेक्चर में दोबारा कह रही हूँ कि करंट को रोकने के लिए होती है रुकावट रेजिस्टेंस। अब तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होना चाहिए। यहाँ पे अब इंडक्टेंस के बारे में भी इसी तरह रेजिस्टेंस का एक कंसेप्ट है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एन सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। कि जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर एक सर्किट के अंदर, एक सर्किट है, हमने रेजिस्टेंस ऑफर करनी है तो करंट ने रुकना है ना। ऐसे खुद ब खुद ही तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं सर्किट में जाके लग सकती। खुद ब खुद ही तो कोई बंदा, अगर हमें कोई शख्स नहीं पसंद और हम कहें कि ये आ रहा है हमारे घर आ रहा है, तो खुद ब खुद तो नहीं रुक सकता जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। रेजिस्टेंस का भी यही है, खुद ब खुद करंट को नहीं रोक सकती जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे सर्किट में। तो जब एक सर्किट के अंदर इंडक्टर रेजिस्टेंस को अप्लाई करता है तो उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। इसके बारे में मजीद डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। अभी आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आना, बस आपकी बेसिक्स डेफिनेशन याद रखें, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये। शॉर्ट में आती तो नहीं है, खैर कर रहे हैं आप शॉर्ट के लिए भी। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, इसका यूनिट है हेनरी। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है कि ओम है, इसी तरह इंडक्टेंस का यूनिट जो है वो है हेनरी, और इसको हम लोग लिखते हैं एल से। ये आपने याद रखना है, इसमें फर्क ऐसे ना हो रेजिस्टेंस का यूनिट हेनरी लिख रहे हैं और इंडक्टेंस का ओम लिख रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। और रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका क्या होता था, हम आर लिखते थे अपने सर्किट में, और इसको लिखने का तरीका ये है कि हम लोग एल लिखेंगे। होती ये भी एक रुकावट की किस्म है। पहले हम रुकावट के लिए आर रेजिस्टेंस को यूज करते थे और अब हमने अपने सर्किट में एल इंडक्टेंस को यूज करना है। इंडक्टेंस इन सीरीज भी होती है और पैरेलल भी। जिस तरह रेजिस्टेंस सीरीज में भी होती है और पैरेलल भी होती है, इसी तरह इंडक्टेंस भी सीरीज में भी होती है और पैरेलल भी होती है। सेम वही कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपने कोई परेशान नहीं होना कि अब इंडक्टेंस को हम पहले सीरीज और पैरेलल में कैसे याद करें, पहले हमने रेजिस्टेंस को बड़ी मुश्किल से याद किया है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आप लोगों ने सीरीज में रेजिस्टेंस की जगह आपने आर लगा दिया था, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह आप लोग आर लगाते थे। इसमें आपने जस्ट सिंपल एल लगा दिया, बाकी सेम वही चीज़ है, सेम वही इसका कॉन्सेप्ट है। और पैरेलल में भी इसकी यही चीज़ है, वहाँ पे आर लगाते थे, यहाँ पे आपने एल लगा देना। बाकी इसमें एज सच कोई भी डिटेलिंग वगैरह नहीं है। लॉन्ग में कोई थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, शॉर्ट में थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग में आपके सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी से बेस बनाएं, सर्किट को अच्छे से समझें। यहाँ पे आगे आप इंडक्टेंस की हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व करनी है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस की एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, इसी तरह यहाँ पे इंडक्टेंस की सेम वही चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ इसका सैंपल चेंज हो गया। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कैसे का सैंपल यूज़ करते थे, कुछ इस तरह का, और इंडक्टेंस के लिए हम कुछ इस तरह का ऐसे गोल मोल सा यूज़ कर रहे हैं, इससे बन नहीं रहा। तो यहाँ पे देखें जी, 1 उन्होंने दे दिया है और इधर भी हमें 1 दे दिया। इसको कह लिया हमने R1, इसको हमने कह लिया R2। ये किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे पता चला सीरीज में लगे हुए हैं, हमने लास्ट लेक्चर 3 में देखा था कि जो सीरीज में चीज़ें होंगी वो एक दूसरे की इस तरह लगी हुई होंगी, जुड़ी हुई होंगी कि पहले की टेल और न्यू वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपस में ज्वाइन हुआ होगा, तो वो हम कह देंगे कि सीरीज में है। इंडक्टेंस में भी सेम कंसेप्ट है इसका। यहाँ पे अब आप देखें, जब सीरीज में है तो फॉर्मूला भी सेम ही होगा, यानी कि 1 + 1 आप लोग करेंगे। हाँ, 1 + 1 आप लोग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। यहाँ पे नीचे चलते हैं, और यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि आपने सर्किट डायग्राम साथ साथ लाजमी बनानी है। 2 आ गया आपका, सेम वही चीज़ है।
मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल में फिर से अब आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप इसी तरह करेंगे, इसको 1 कह लें, इसको 1 कह लें, जिसको मर्जी 1 कह लें, बस सोल्व आपका सही होना चाहिए। आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे इस कोने से शुरू करें या इस कोने से शुरू करें। 4 और 1 को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। 5 का पहले हम अच्छा सा एक अपना सर्कल सा क्रिएट कर लेते हैं, जो हम पेपर्स के दौरान पेट में करेंगे, बनाएंगे। और देख लेते हैं जी, यहाँ पे उन्होंने सबको इकट्ठा ही किया 1 4 3, मतलब इकट्ठा उन्होंने इस तरह किया। अब आप लोग ऐसे कहेंगे कि पहले आपने कहा है कि आप इकट्ठा ना करें, अब आप कह रही है इकट्ठा करें। इकट्ठा इस तरह मतलब उन्होंने एक स्टेप किया नहीं है बीच में। तो ये देखिए यहाँ पे 1 और 4 को आप प्लस करेंगे ना आपस में तो 5 आ जाएगा। 5 आया, 5 को 3 में प्लस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब आपको खैर इतनी तो समझ आएगी ये कि सीरीज को आपने कैसे सॉल्व करना है। नहीं आई तो आप प्रैक्टिस करें, आपको खुद ही आ जाएगी। अब इस पर मैं मजीद आपको कुछ नहीं कह सकती कि आपको क्यों समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने तो अपनी फुल कोशिश की है आपको समझाने की। खैर आगे देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें है सिंपलीफाई द गिवन इंडक्टेंस सर्किट। पहले रेजिस्टेंस का सर्किट था, पेपर में ये चीज़ याद रखनी है कि ये इंडक्टेंस का होता है, कुछ नहीं है, सेम ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना एक होना चाहिए कि ये इंडक्टेंस का। अब इधर देखिए आमने सामने सेम पैरेलल वाला कंसेप्ट है, 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा और बस उसको आप लोग सर्किट में लगा दें, सेम एज इट इज जैसे पीछे हमने पैरेलल और उसको सॉल्व किया। ये तीनों ही पैरेलल में लगे हुए। पहले इन दोनों को सॉल्व करें पैरेलल में, 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, आंसर आएगा आपका 2। 2 को अब यहाँ पे आप कह लें कि ये 2 है, यहाँ पे ये 2 नहीं है। ठीक है, अब 2 मिली हेनरी को यहाँ पे आर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हेनरी, इसका जो लिखने का तरीका है वो एच है, हेनरी यानी कि हम लोगों ने इसमें लिखना होता है एच। तो ये देखिए 2 और 4 ये फिर पैरेलल है। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करते 4 प्लस 2 से, तो आपका आंसर जो भी आएगा उसकी आपने एक अच्छी सी सर्किट डायग्राम बना लेनी है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स फुल पक्के इंशाल्लाह। 1.3 मिली हेनरी आया, ये आपने बना दिया। फिर से एक सर्किट आ गया, ये थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है हमें, हाँ ये हमसे कैसे सोल्व होगा। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे, मैं बताती हूँ आपने इसको कैसे करना है। 6 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से, क्यों, क्योंकि ये आपस में पैरेलल में लगे हुए, आमने सामने है, दरमियान में एक नोड आ गया, इधर भी और इधर भी, यानी कि ये लाइन एक अलग सेपरेट लाइन है और एक ये सेपरेट लाइन है। इन दोनों को आप लोग, इन दोनों को पहले आपस में मत करते रहना, 3 और 2 को पहले इसको इसके साथ सॉल्व करना है। 6 को 3 के साथ सॉल्व करेंगे पैरेलल में, यानी 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब 2 को आप लोगों ने 2 के साथ सॉल्व करना है और सीरीज में बनेगा ये, क्यों, क्योंकि अब जब हमने सर्किट बनाया है तो यहाँ पे देखें ये एक अलग लाइन है, ये मतलब यहाँ पे देखें इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्ट पॉइंट, सीरीज वाली प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो रही है। 2 प्लस 2 कर देंगे 4 आ जाएगा। अब 4 और ये जो सामने वाला 4 है ये आपस में पैरेलल आ जाएंगे, इन दोनों को पैरेलल ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4। अब ये आपस में 1 के साथ जो है ना, इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 के साथ सीरीज में आ जाएगा। क्या आंसर आया 2, 1 के साथ ये सीरीज में कैसे आया है, इसकी टेल एंड इसका स्टार्ट पॉइंट, जिससे हमें पता चला कि ये सीरीज में 2 और 1 हमारे पास 3 आंसर इसका आ जाएगा। और इसका भी एक हम लोगों ने अच्छी सी, ये सीरीज में 2 और 1 हमारे पास 3 आंसर इसका आ जाएगा और इसका भी एक हम लोगों ने अच्छी सी सर्किट डायग्राम बना लेनी है। आगे हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया है कैपेसिटेंस का, कि कैपेसिटेंस क्या होती है। जैसे इंडक्टेंस पढ़ी है, रेजिस्टेंस पढ़ी है, इसी तरह कैपेसिटेंस भी इन्हीं के रिश्तेदार है और ये भी एक रुकावट ही होती है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। बस इसका थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका ये था कि हम लोग रेजिस्टेंस में ना यू करते थे, इंडक्टेंस में हमने क्या किया, यू सर्कल बनाते थे, और इसमें हमने ये इस तरह से बनाने हैं। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का आर, इंडक्टेंस का एच, कैपेसिटेंस का फैरेड, इसके लिए हम एफ फैरेड यूज करते हैं या सी भी आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये अब आप लोग देखें दोनों देखने में भी सेम है, इनके जो सिंबल्स हैं वो भी सेम लग रहे हैं, तो इनमें जो तरीका है ना सीरीज और पैरेलल का वो भी सेम है। लेकिन अब जो कैपेसिटेंस है ना इसमें थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो गया। मेथड डिफरेंट कैसे हुआ है, डिफरेंट इस तरह हुआ है कि कैपेसिटेंस जो सीरीज में होगी ना उसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के पैरेलल होगा, और कैपेसिटेंस जो पैरेलल में होगी ना उसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के सीरीज वाला होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज आ गया, तो इस चीज को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है ये भी, बस आप लोगों ने माइंड में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन खैर आते हैं तो इतने नहीं है, कैपेसिटेंस वगैरह के सीरीज और पैरेलल की ही टेस्ट आते होते हैं, रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के मेरे तो नहीं आए थे, इंशाल्लाह आपके भी नहीं आएंगे। और ये फॉर्मूले में बस आप लोगों ने इतना सा डिफरेंस याद रखना है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में तो था वो सिंपल दोनों का सेम है, कैपेसिटेंस का इनसे चेंज होगा।
मतलब अगर वो कैपेसिटेंस पैरेलल में सीरीज की तरह होगी और सीरीज में पैरेलल की तरह होगी, इस तरह से। अब आप लोग इसके फॉर्मूलाज को देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसका सर्किट, क्योंकि इसके तो फॉर्मूला से चेंज है, ये आपस में किस तरह लगे हुए हैं, हमें पता चल रहा है कि ये आपस में किस तरह लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पे बाद में ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि ये सीरीज में लगे हुए हैं तो ये हमारा जो है ना प्लस होगा आपस में, नहीं प्लस नहीं होगा। ये क्यों नहीं प्लस होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का सीरीज में फॉर्मूला ये है, सिंपल प्लस वाला फॉर्मूला नहीं है। कैपेसिटेंस का सीरीज में फॉर्मूला वो ये वाला है कि जिसमें आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड करना है 2 + 2 में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं मजीद अब आपको इस पर समझा नहीं पा रही कि मैं कैसे समझाऊँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन बताना मैं आपको चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने ना पहचान कैसे होगी, ये आप लोगों ने सिंबल देखना है और ये यहाँ पे ये जो फैरेड लिखा हुआ है ये आप लोगों ने देखना है, तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये हमारा कैपेसिटेंस में लगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 4 1। इसमें भी वही चीज़ है, डायग्राम बनानी है लाजमी। यहाँ पे देखिए ये तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं, पहले इसको R1 कह लें और इसको R2, इसको सॉल्व करते हैं। 12 × 4 डिवाइडेड बाई 12 + 4 12 × 4 डिवाइडेड बाई 12, ये देखिए +4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर इसी तरह 3 को 2 के साथ आप लोग सॉल्व करेंगे सीरीज में तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे कुछ पैरेलल वाली चीज़ें भी आ रही हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर ये 12 है और ये 4 है, ये दोनों आपस में पैरेलल लगे हुए हैं। पैरेलल किस तरह लगे हुए हैं कि ये, अब देखिए बेसिकली ये यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से देखें, इस साइड से मत ला के देखिए, इस साइड से देखें। और अगर आप इस साइड से देखते भी है ना तो ये इधर एक नोट लगा हुआ है और इधर भी एक नोट लगा हुआ है, तो हम लोगों को ना पता चल रहा है कि ये पैरेलल में। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में। यहाँ पे देखिए पैरेलल में तो मतलब प्लस होगा, सिंपल 12 में 4 को प्लस करें, क्यों प्लस होगा, क्योंकि हम तो कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं, हम तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यूज नहीं कर रहे, इसलिए प्लस होगा। 16 बन गया। अब इसको 16 को और 3 को देखें, बीच में कोई नोट नहीं है, यानी कि ये आपस में सीरीज में है। इनको आप सीरीज के तरीके से सॉल्व करें, 16 × 3 डिवाइडेड बाई 16 + 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ गया आंसर आपका। अब फिर 2.5 को देख लें इसके साथ, तो ये पैरेलल है इसके साथ, इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल तरीके से, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट इसकी एक वर्ड में इसका आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर आएगा उसको अब इसके साथ देखें तो ये सीरीज में लगा हुआ है, और फिर इसको सॉल्व करें कैसे कि 14.5 × 4 डिवाइडेड बाई 14.5 + 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसकी भी एक सर्किट डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास है ओम्स लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ आफ्टर सीरीज एंड पैरेलल कांसेप्ट। ये आपके लिए सेकंड नंबर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप लोग फर्स्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सेकंड भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ओम्स लॉ क्या होता है, ये आपका आगे बड़ा यूज हो रहा है। इफ अ वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज अप्लाइड, कि एक कंडक्टर है, ठीक है, उस पर हम लोगों ने ना वोल्टेज अप्लाई कर दी है। द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड। या छोड़ें आप लोग डेफिनेशन को, यहाँ से आप लोग देखेंगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हम लोगों ने ना एक कंडक्टर है उसके ऊपर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दी, V यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कर दिया I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जितना हमारा V बढ़ेगा उतना हमारा I भी बढ़ेगा, जितनी हमारी वोल्टेज होगी उतनी हमारी करंट बढ़ेगी। अगर हम लोगों ने इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देखी हूँ कि जिस तरह अक्सर घरों में होता है कि लाइट हम कहते हैं कि डिम आ रही है, लाइट पूरी नहीं आ रही, कंप्लीट नहीं आ रही। जब लाइट डिम आती है मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइट जब कंप्लीट आ रही है तो हमने उसको 2 वोल्ट दिया है, तो लाइट हमारे घरों में कंप्लीट आ रही है, नॉर्मल जिस तरह हमारे वो बल्ब वगैरह ऑन होते हैं वो ऑन हो रहे हैं। लेकिन लाइट जब थोड़ी डिम है, यानी कि इतनी प्रॉपरली ब्लिंक करने लग पड़ी है, या प्रॉपरली जो है ना वो नहीं ऑन हो रही, जल नहीं रही, ग्लो नहीं कर रही, ठीक है, तब हम कह देते हैं कि हमारे पास ना उन्होंने 1 वोल्ट की दी है, जिसकी वजह से हमारे पास लाइट जो है वो डिम हो रही है। अब जितना ज़्यादा वोल्ट था उतनी ज़्यादा लाइट हम लोगों को मिली है, ठीक है, उतना ज़्यादा करंट हमारे स्विचेस में से पास हुआ है, तारों में से पास हुआ है, और वो लाइट हमारी ऑन हुई है। और जितनी कम वोल्टेज थी उतना कम करंट हमारे पास आया है, उतनी कम लाइट ऑन हुई है। तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है कि जितनी हम वोल्टेज यानी कि जितने पीछे से हम धक्का लगाएंगे ना वो चीज़ उतनी ही आगे हमारी जाएगी। तो करंट का भी वही हिसाब है, जितना वोल्टेज देंगे उतनी करंट बढ़ेगी, डायरेक्टली इनका रिलेशन है आपस में। और अगर जब हम इसको डायरेक्ट को हम बीच में से रिमूव करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, तो बीच में एक लगता है हमारे पास कांस्टेंट, जिसको हम नेम दे देते हैं आर का। और आर को मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आर हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, रुकावट। तो ये फॉर्मूला आप लोग इसका याद कर लें, मजीद इसमें एज सच कोई
इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, कभी कभार डेफिनेशन में भी आ जाता है। और बाकी ये जो लिखा है ना हाई वोल्टेज और लो करंट, ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है। वही चीज़ है कि जितने हमारे पास वोल्टेज होगा उतनी करंट होगी, जितना कम वोल्टेज होगा उतनी कम करंट होगी। ये इस तरह का सीन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ हीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, एक हीटर है जिसको हमने रेजिस्टेंस रुकावट दी हुई है 8 ओम की, इज कनेक्टेड अक्रॉस द 220 वोल्ट पावर लाइन, और पीछे से उसको ना 220 वोल्ट पावर लाइन मिल भी रही है। अब वो कह रहे हैं कि करंट पास करें, हम कैसे पास करेंगे, हम करेंगे ये देखें इस फॉर्मूले के साथ, I इक्वल्स टू वी बाई आर। ये फॉर्मूला किसका है, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया है, V इक्वल्स टू आई आर। प्रोपोर्शनैलिटी हटा लें तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है V फॉर एग्जाम्पल, ये V जो है ना वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें रेजिस्टेंस R दी हुई है, यानी कि 8 ओम हमारे पास वैल्यू है, 220 वोल्ट यानी वोल्टेज भी दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, I। इस I को उठा के जरा इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू ये V इधर आएगा डिवाइडेड बाय R। वैल्यूज पुट करें, V की 220 वोल्ट वैल्यू पुट करें और R की 8 वैल्यू पुट करें, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I करंट आ जाएगा, यानी कि ओम लॉ की इक्वेशन को, ओम लॉ के फॉर्मूला को यूज करते हुए हम करंट फाइंड कर सकते हैं, हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं और हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, स्मॉल लाइट बल्ब विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 2400 ओम। एक छोटा सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 24 ओम और उसको कनेक्ट किया गया 220 वोल्ट की बैटरी के साथ। यहाँ भी सेम चीज़ हमने करंट फाइंड करना है। आप लोग देख लें कि आपके पास रेजिस्टेंस आर भी अवेलेबल है, वी भी है, वही फॉर्मूला आप लगाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ जाएगी, कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी सेम एज इट इज पिछले के कंसेप्ट पे। आगे वोल्टेज, वोल्टेज होती क्या है आपको खुद ये बताना चाह रहे हैं। It is the other form of the same formula. Besides the numerical calculation possible with the IR formula, it is useful to consider that the IR product means voltage. Whenever खैर यहाँ पे इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जस्ट वो आपको बता रहे हैं कि आई का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है। अगर आप लोगों ने वोल्टेज निकालना है तो आई आर को एक साइड पे रख लें, अगर आपने रेजिस्टेंस निकालनी है तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया है कि इसमें से हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंडक्टर अलाउज 1 एम्पेयर ऑफ करंट। अच्छा, एग्जाम्पल्स का ये सीन है कि पेपर में आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को ज़रा कन्फ्यूजन रहती है कि हम लोगों को एक बार पता चल जाए कि ये किस तरह करनी है। अब यहाँ पे कंडक्टर है जिसमें उन्होंने अब एम्पेयर एक करंट दे दिया, उन्होंने एक हमें करंट दे दिया और 10 वोल्ट दे दिया, अब रेजिस्टेंस नहीं दिया। अब हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसी फॉर्मूला से V इक्वल्स टू आई आर, आर को उठा के इधर ले आए और रेजिस्टेंस आप लोग फाइंड कर लें। ईजी है बहुत, समझ जाएंगे आप लोग। द लीनियर प्रोपोर्शन बिटवीन V एंड I, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें। अच्छा, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस। पावर डिसिपेशन का मतलब होता है कि पावर कम होना, खत्म होना, निकल जाना, माइनस हो जाना पावर का, ठीक है। पावर डिसिपेशन का मतलब यही है कि रेजिस्टेंस में से पावर का खत्म हो जाना, माइनस हो जाना, ठीक है। और बस आप लोग इसका फॉर्मूला याद रख लें, बाकी एज सच इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये फॉर्मूला आगे एक दो जगह पे आया हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि पावर की डेफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर एक और एक है V स्क्वायर बाय आर। तो जहाँ पे भी आपको कहा जाए कि पावर की डेफिशिएंसी फाइंड करें आप लोग, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप लोगों ने माइंड में रखने हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि आगे ये एग्जाम्पल्स आ रही है तो फिर उस टाइम मैंने आपको डिटेल में बताना नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला इस एग्जाम्पल पे लगेगा। खैर, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 आ गया। लेक्चर नंबर 4 में बस हमारे यही कंसेप्ट थे बेसिक, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि कंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आया तो सब्सक्राइब करें जल्दी से। कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आप कमेंट्स नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियोस अपलोड करने का दिल नहीं करता। आप लोग कमेंट्स वगैरह करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं वीडियोस जल्दी मिड टर्म से पहले आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।